हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट चैप्टर है अंतरा का, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। तो चलिए आज इस गद्य भाग का सारांश देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय ही देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। छायावाद के आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि का जन्म वाराणसी के एक धनी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, जिनके पिता देवी प्रसाद सोंगनी शाहू तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। किसके थे? तंबाकू के। वे बड़े ही काव्य प्रेमी और रसिक व्यक्ति थे। इस प्रकार लक्ष्मी की झनकार और सरस्वती की स्वर लहरी के मधुर मिश्रण के बीच इनका लालन पालन हुआ। ये मितभाषी, अत्यंत विनम्र, सहनशील और धार्मिक प्रवृत्ति के संयमी व्यक्ति थे। प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही हुई। ये संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा के विद्वान थे। यानी तीन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी भाषा का। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों का भी अध्ययन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, 3 भाषाओं की ज्ञाता कौन से कवि हैं जिन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। इन्हें उर्दू और बंगाली का भी अच्छा ज्ञान था। तीनों पॉइंट एक बार दिए गए हैं प्रश्न में और कवि पूछा गया है। जैसे ऑप्शन में 4 कवि दे देंगे तो उनमें से आपको चूज करना है जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ। इन्हें उर्दू और बंगाली का भी अच्छा ज्ञान था। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, अतः इन्होंने साहित्य के विविध अंगों में कविता, नाटक, उपन्यास तथा कहानी में उत्कृष्ट रचनाएं की और सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रमुख रचनाएं। प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। महाकाव्य कामायनी। कामायनी इनका एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खंड काव्य है आंसू, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। काव्य रूपक है कृणालय। जैसे इनमें से कोई भी 4, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व, 4 रचनाएं, 3 रचनाएं दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चंपू काव्य है इनका उर्वशी। गीति काव्य है कानन कुसुम, चित्राधार, शोकोच्छ्वास, झरना और लहर। नाटक है सज्जन, कल्याणी, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है भाई जन्मेजय का नाग यज्ञ, काफ़ी बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। उपन्यास है इरावती। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ये इनके कहानी संग्रह हैं। और निबंध संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। अब चलिए देखते हैं देवसेना और कार्नेलिया का सारांश। देवसेना का गीत। यह गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है देवसेना का गीत। देवसेना एक नाटक की नायिका है। यह मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। कहाँ के राजा की थी? मालवा के राजा जिसका नाम था बंधु वर्मा, उनकी बहन थी। आर्यावर्त पर हुणों का आक्रमण हुआ और बंधु वर्मा सहित परिवार के अन्य लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। देवसेना ने भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का
व्रत ले लिया। जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, पर उस समय स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। देवसेना स्कंदगुप्त से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त विजया धन कुबेर की कन्या थी, जो विजया उसके स्वप्न में ही खोए रहते थे। हाँ, जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते थे, किंतु तब तक देवसेना वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने लगती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर भी जब वह तैयार नहीं होती, तब स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमलता कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे विदा लेती हूँ। इसी अवसर पर वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। इस कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिगत करती है। वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है और अपने जीवन की संध्या वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों का स्मरण करती है। वह अपने यौवन काल के क्रियाकलापों में भ्रमवश किए गए करों की श्रेणी में रखती है। वह उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछताती है। इसी कारण उसकी आंखों से आंसुओं की अनस्त्र धारा बहने लगती है। उसे अपने आसपास सभी की निगाहें प्यासी दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं को उनसे बचाने का प्रयास करती है। उसे इस बात का दुख है कि वह अपने जीवन की पूंजी कमाई को बचा नहीं सकी और उसके जीवन की यही विडंबना है और यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के रथ पर सवार है और वह अपनी दुर्बलताओं को और हारने की निश्चिंतता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। और गीत शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। नेक्स्ट है कार्नेलिया का गीत। वो था देवसेना का और अब है कार्नेलिया। कार्नेलिया का गीत शीर्षक, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह उनके नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रारंभ से लिया गया है। तो कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक के द्वितीय अंक से लिया गया है। इस नाटक में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती है। कार्नेलिया कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। इस गीत में कवि की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था व्यक्त हुई है। पिता के साथ भारत में रहते हुए कार्नेलिया यहाँ के मनोरम और प्राकृतिक पर्यावरण, भारतीयों की ज्ञान गरिमा, प्रेम, करुण आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित है और प्रभावित भी हुई है। इस गीत में वह इन्हीं हृदय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है। इस कविता का प्रारंभ प्राकृतिक सौंदर्य से होता है और यहाँ की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं। इस कविता का प्रारंभ किससे होता है? प्राकृतिक सौंदर्य से होता है और यहाँ की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं। प्राची दिशा में स्वर्ग कलश की भांति दीप्तिमान चमकता हुआ सूर्य पहले अपने लालिमा और फिर अपने प्रकाश की सुनहरी आभा से सारे प्राकृतिक वातावरण को अलौकिक कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालाबों में खिलते कमल के फूल की आभा नाच रही हो और सूर्य की किरणें वृक्षों की शाखाओं से छन छन कर पुष्पों पर पड़ती हैं और नृत्य करती सी जान पड़ती हैं। हर सुबह नवीन सुख, उल्लास और स्फूर्ति जीवन को स्पंदित करती है। सूर्योदय के समय खिलते कमल का सौंदर्य, शीतल पवन के साथ इठलाते वृक्ष, आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी, समुद्र में उठती तथा किनारों से टकराती लहरें वातावरण को जीवंत बनाती हैं। प्रकृति भारत की भूमि पर मंगल कामना करती हुई चारों ओर कुमकुम और केसर की वर्षा कर रही है। लाल सुनहरे प्रकाश की किरणें कुमकुम और केसर की भांति प्रतीत होती हैं और छोटे छोटे पक्षी
अपने पंख फैलाए हुए जिस दिशा की ओर उड़कर घोंसलों की ओर लौटते हैं वह देश भारत ही है। वे छोटे छोटे इंद्रधनुषों के साथ उड़ते चले जाते हैं। भारतवर्ष के लोग दया, करुणा, सहानुभूति के भावों से ओतप्रोत हैं। ये दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं और आँखों से अश्रु बरसाने लगते हैं। कौन? भारतवर्ष के लोग। जिस प्रकार सागर की विद्रोही लहरें सागर तट से टकराती रहती हैं पर उन्हें आश्रय भी नहीं मिलता, इसी प्रकार भारत भी सभी की शरणस्थली है और यहाँ सभी को आश्रय मिल जाता है। यहाँ आकर उन्हें शांति एवं संतोष का अनुभव होता है। सूर्योदय से कुछ देर पहले उषा प्राची दिशा में प्रकट होती है। ऐसा लगता है कि उषा रूपी पनहारिन आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में सुनहरा जल भरकर लाती है। तो उषा का एक पनिहारी से वर्णन किया गया है और उसे यहाँ लुढ़का देती है। इसी के परिणाम स्वरूप समस्त वातावरण में सुनहरी आभा बिखर जाती है। तात्पर्य यह है कि इस देश से सूर्योदय का दृश्य अवर्णनीय है, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। यह कविता द्विअर्थक है और कवि ने प्राकृतिक सुषमा के ब्याज से भारतीय सभ्यता संस्कृति की उत्कृष्टता और भारतीयों की उदात्त मानवीय गुणों को आरेखित किया है। तो ये था देवसेना और कार्नेलिया के गीत का समरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।